हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अचीवर्स पॉइंट में। तो जैसा कि आपको तो पता है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक का आपका सब्जेक्ट होता है पर्यावरण, जो कि मोस्टली हर एक एग्जाम में आता है। और शायद ही ऐसा कोई एग्जाम हो जिसमें इससे जुड़े हुए प्रश्न ना पूछे जाते हों। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कि हम जो है एक स्पेशल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आए हैं आपका पर्यावरण से रिलेटेड। तो इसमें जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसके लिए रहेंगे, वो रहेंगे आपके सीटेट और यूपीटेट के लिए। लेकिन ये ऐसे प्रश्न हैं जो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज हम जो है डिस्कस करेंगे पर्यावरण। क्या डिस्कस करेंगे? आपका पर्यावरण डिस्कस करेंगे और सतत विकास डिस्कस करेंगे कि आखिर पर्यावरण में सतत विकास का मतलब क्या होता है। देखिए, सतत विकास का मतलब होता है आपका सतत मीन्स कंटिन्यूस, विकास मीन्स डेवलपमेंट, यानी कंटिन्यूस जो डेवलपमेंट होता है उसे सतत विकास कहते हैं। यानी कि आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि आप उसे यूज करें और आने वाली पीढ़ी को भी क्या करें, आने वाली पीढ़ी के लिए प्रिजर्व करें। इसको कहते हैं सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, आजकल जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं पर्यावरण से रिलेटेड वो इसी से रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं, आज के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, पर्यावरण से अभिप्राय क्या है। अभिप्राय का मतलब है कि आप पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, क्या होता है आपकी समझ में, पर्यावरण की परिभाषा क्या होती है। भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनमें चारों ओर अस्तित्व में है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति के एक समय पर एक बिंदु पर घेरे हुए होती हैं। भौतिक, जैविकीय और सांस्कृतिक तत्व की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंत संबंधित होती हैं। देखिए, अगर हम बात करें इनमें सब में, देखिए अगर हम पहले में बात करें यहाँ सभी पर्यावरण के घटक होते हैं, तो पहला वाला भी आपका सही हो जाएगा। उन संपूर्ण दिशाओं पे जो व्यक्ति को एक बिंदु पर घेरे हुए होती हैं, बिल्कुल सही है। या ऊपर वाली सभी चीजें एक बिंदु पर इंसान को घेरे हुए होती हैं। भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्व की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतर संबंधित होती है, यह भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। पर्यावरण, जैसे कि आपने बचपन में पढ़ा, परि प्लस आवरण। ठीक है, परि प्लस आवरण। ठीक है, तो परि मीन्स होता है चारों तरफ, आवरण मीन्स होता है घेरे हुए। जो हमारी पृथ्वी को चारों तरफ से भूमि, जलवायु पौधे, यह सभी जो प्राकृतिक घटनाएं जो आपका एलिमेंट है जो घेरे हुए हैं, इन सबको मिलाकर क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सबसे पहले हम इसको आपको इस फ्लो चार्ट को समझ लेते हैं। देखिए, आपका पर्यावरण में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं। सबसे पहले आपका वायुमंडल शामिल है, जिसमें आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, आपका और अन्य गैसें, आपकी CO2, ठीक है, CO2 अन्य गैसें जुड़ी हुई हैं, तो ये आपका क्या हो जाता है? वायुमंडल हो जाता है। जैव मंडल में दो चीजें आ जाती हैं आपके, कौन कौन सी? पौधे और जंतु जीव मंडल में आ जाते हैं। जल मंडल में कौन कौन से? हिमनद यानी कि ग्लेशियर आ जाते हैं, झीलें लेक आ जाती हैं, नदी रिवर, और आपका सागर जो ओशियंस होते हैं वो आ जाते हैं। इसी तरीके से स्थल मंडल की अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पर स्थल मंडल की अगर हम बात करें, तो इसमें कौन कौन से होते हैं? पर्वत होते हैं, मैदान होते हैं और मरुस्थल होते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा, आ गया होगा। और वायुमंडल की अलग अलग परतें होती हैं। जो हमारी मौसमी घटनाएं होती हैं वो आपकी हमेशा किस में होती हैं? वो आपकी क्षोभ मंडल में होती हैं, और उसके अलावा उसके ऊपर सारी की सारी परतें होती हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और फ्लो चार्ट को समझते रहते हैं। अगर ठीक है, इन चीजों से, फ्लो चार्ट से आपको और भी बेहतर समझ में आता है। निम्नलिखित में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? ठीक है, आपको देखो यहाँ पर ऐसे प्रश्नों में जहाँ पे नहीं आ जाता है, तो पर्यावरण की जो प्रिजर्वेंस है, आपको जो प्रिजर्व करना है, उसे धारणीय विकास, गरीबी कम करना, वातानुकूलित कागज के थैलों का प्रयोग करना। देखिए, आपका पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए आपको कौन कौन से कारण होने चाहिए? धारणीय विकास होना चाहिए, वातानुकूलन होना चाहिए, आपका कागज के थैलों का प्रयोग ये आपका होना चाहिए। लेकिन आपका गरीबी कम करना पर्यावरण से जो संबंधित नहीं है, वो इकोनॉमिकल स्टेटस में आता है। ठीक है, तो आप समझिए इन क्वेश्चंस को, आपको कैसे समझना है, बहुत ही सावधानी पूर्वक समझना है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
भारत में पर्यावरण अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, भारत में जो पर्यावरण अधिनियम है वो कब पारित किया गया था? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1986 में। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो इसीलिए आप इसको जो है ध्यान रखें। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया आपका? 1986 में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पर्यावरण किससे बनता है? ठीक है, पर्यावरण किन किन चीजों से मिलकर बनता है, आप सभी को बताना है। तो देखिए, अगर हम बात करें पर्यावरण किन किन चीजों से मिलकर बनता है, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, जल्दी से बताएं। तो देखिए क्या होगा, जीवीय घटकों से, अजीवीय घटकों से, भू आकृति घटकों से, या उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपका जैविक घटक भी होते हैं, अजैविक घटक भी होते हैं, और भू आकृतिक घटक भी इसमें शामिल होते हैं। जैसे कि देखिए, ये है आपका फ्लो चार्ट। ये आपका फ्लो चार्ट है जिसमें आपको पर्यावरण के घटक को बताया गया। सबसे पहले पर्यावरण में क्या आ जाता है, जो कारक होते हैं, ठीक है, वो क्या है? संसाधन के रूप में, जैसे कि आपका भूमि है, वन है, जल संपदा है, यह सभी क्या है और किस में आ जाते हैं? संसाधन में आ जाते हैं। ठीक है, कारण जलवायु में परिवर्तन प्रभावित कैसे होते हैं? जैसे जलवायु में परिवर्तन, मृदा के प्रकारों, स्थल आकृतियों में अंतर। अब देखिए, अगर हम बात करें भौतिक घटक जो होते हैं, जो फिजिकल एलिमेंट्स होते हैं आपके इन्वायरमेंट के, कौन कौन से होते हैं? आपका स्थल, फिजिकल मीन्स जिनको छू सकते हैं, वायु और जल, यहाँ से भी क्या है? भौतिक घटक है। जैविक घटक में कौन कौन से आते हैं? जैसे कि आपके पेड़ पौधे हैं, वो आपके आ जाते हैं। मनुष्य हैं, वो भी आपके आ जाते हैं। जंतु हैं, वो भी आपका उसी में आ जाते हैं, और सूक्ष्म जीव हैं, वो भी आपके इसी घटक में आ जाते हैं। ठीक है, जलवायु में पर्यावरण जो है आपका लघु पर्यावरण भी कहते हैं, आपका बृहद पर्यावरण में वृक्ष जो है, वृक्ष जो है आपके बृहद पर्यावरण में आते हैं। जीवाणु जो होते हैं आपके, वो लघु पर्यावरण में आते हैं। तो आप जो है इस तरीके से भी आप क्या फ्लो चार्ट से भी समझ सकते हैं। आपका आपके जे जो होते हैं आपके वायु अजैविक घटक में आ जाता है। ठीक है, जे और जे जो है आपके पादप हो गए, सूक्ष्म जीव हो गए, ये सभी क्या है? जैविक घटक में आ जाते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? देखिए, अंतर पीढ़ीगत यानी कि हमारे पास जो संसाधन है वो आने वाली पीढ़ी को भी मिले, आने वाली पीढ़ी को भी मिले, तो इसी को कहते हैं हम आपका धारणीय विकास। ठीक है, तो इस चीज को आप समझते चलें कि प्राकृतिक संसाधन होते हैं, भौतिक संसाधन होते हैं, औद्योगिक संसाधन होते हैं, या सामाजिक संसाधन होते हैं। समझिए इस बात को, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, देखिए, प्राकृतिक संसाधन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई औद्योगिक संसाधन वो जो आने वाली पीढ़ी है वो भी उद्योग लगा सकती है, नए नए उद्योगों का सृजन कर सकती है। लेकिन प्राकृतिक संसाधन अगर हमने खत्म कर दिए, तो आने वाली पीढ़ी एकदम से वो प्राकृतिक संसाधन क्या करे, एकदम से आपका रिकलेक्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए धारणीय विकास क्या कहता है, आप अपने अपनी जरूरत व यूज करें, और अपनी आने वाली अंतर पीढ़ीगत में क्या करें, आप उसे ट्रांसफर कर दें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार पूछा हुआ है, आप सभी को पता भी होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ठीक है, विश्व पर्यावरण किस तारीख को मनाया जाता है? जल्दी से आंसर करें सभी लोग। तो देखिए, आपका विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। किस को मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं? ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन सी प्राकृतिक पूंजी है जो इंसान दोबारा से रिकलेक्ट नहीं कर सकता। आंसर करें सभी लोग।
ठीक है। अगर हम बात करें आपका निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी देशों को प्राकृतिक पूंजी में शामिल किया जाता है, वो होती हैं सड़कें। सड़कें तो भाई बिगड़ती रहती हैं और बनती रहती हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सड़कें जो है प्राकृतिक पूंजी में नहीं आती। ठीक है। आपका क्या क्या है आपका इसका सही आंसर कि सड़कें प्राकृतिक संसाधन में नहीं आते। अब क्या आते हैं, फ्लो चार्ट के माध्यम से आप समझिए। देखिए, आपका प्राकृतिक संसाधनों में आपके कौन कौन से हैं प्राकृतिक संसाधनों में? तो देखिए, आपका प्राकृतिक संसाधनों में आपका क्या क्या है यहाँ पे? देखिए, दो हैं, एग्जॉस्टेबल यानी अच्छे जो कभी भी जो है कम नहीं होते, और अच्छे यानी एग्जॉस्टेबल यानी कि जो आपका खत्म होते रहते हैं। ठीक है। तो सौर ऊर्जा कभी खत्म नहीं हुई, सूरज से आ रही है। पवन ऊर्जा हमेशा चलती रहती है। ज्वारीय ऊर्जा, आपका समुद्र बने रहे तो हमेशा ज्वार आता रहेगा। वृष्टि ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा, यह सभी क्या है? अक्षय, अक्षय परमाणु, अक्षय संसाधन है, यानी कि एग्जॉस्टेबल आप कहें। और जो छह हैं यानी कि जो खत्म हो जाएंगे, वो कौन कौन से हैं? वो आपका उनमें से दो हैं, पेट्रोल है, पेट्रोल, कोयला, गैस, जिप्सम, धातुएं, यह सभी के निश्चित मात्रा में पृथ्वी पर उपलब्ध हैं। ठीक है। या फिर जैविक जैविक जनजातियां, जैसे कि आपका शेर हो गया, चीता हो गया, ये सब आपके क्या है? आपके जी निश्चित हैं। अगर इनके लिए अगर हमने संसाधन आपको सुरक्षित नहीं रखा तो ये क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। जो नवीकरणीय है यानी कि जिनको हम दोबारा से ला सकते हैं, जैसे कि वन हो गया, चारागाह हो गए, दोबारा लगाए जा सकते हैं। जल तंत्र, आप भाई जल को तो खत्म नहीं किया जा सकता, उसे कलेक्ट कर सकते हैं, वर्षा होगी इकट्ठा कर सकते हैं। कृषि तंत्र हो गया, वन्य प्रणाली है, अगर वन्य प्राणी है, अगर हम चाहें तो अगर उनको क्या कह सकते हैं, उनके कोई भी जीव अगर जो कम मात्रा में रह गए हैं तो उनकी उनको देखभाल करके उनकी संख्या को बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि आपका भारत में आज लगभग जो है 7-8 हजार के करीब से आपके चीते हो गए, लेकिन पहले क्या था? आपके इतने नहीं थे। ठीक है। तो तो आपको अच्छे से समझ में आ गया जैविक घटक कौन कौन से हैं, अजैविक घटक कौन से होते हैं, रिन्यूएबल कौन से होते हैं, नॉन रिन्यूएबल कौन से होते हैं, क्षय कौन से होते हैं और अक्षय कौन से होते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सौर विकिरण की सबसे सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, आप सभी को बताना है। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? कार्बन चक्र है, हाइड्रोजन चक्र है, जल चक्र है, या फिर नाइट्रोजन चक्र है? देखिए, सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका का मतलब आप समझते हैं? इसका मतलब होता है कि आप सौर ऊर्जा का जो है, जो आपकी कार्बन चक्र है, हाइड्रोजन चक्र है, जल चक्र है, इनमें से सबसे इसके बिना, सौर ऊर्जा के बिना ऐसा हो पाना मुश्किल है। तो इसीलिए इसको कहते हैं आपका सौर विकिरण का महत्वपूर्ण तो इसमें क्या हो जाएगा सही आंसर? जल चक्र। ठीक है। जल चक्र जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें सौर ऊर्जा का होना, क्योंकि भाई जब आपका जो सागर है इन पर किरणें जब पड़ेंगी सूर्य की, ठीक है, सूर्य की जब किरणें आपकी पड़ेंगी इस पे, तो इस पे आपकी क्या पड़ेगी? वाष्प बनेगी। ठीक है, वाष्प बनेगी, वाष्प से क्या होंगे? बादल बनेंगे। ठीक है, बादल बनेंगे तो आपकी वर्षा होगी, फिर वो आपकी धरती पे गिरेगी और नदी से होते हुए सागर में फिर आ जाएगी। तो इसके लिए जो जो जल चक्र है, इसको हम क्या कहते हैं? इसके लिए सौर ऊर्जा का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो जैसे, तो आप समझ गए होंगे, राष्ट्रीय पर्यावरण, ठीक है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है। आपको बताना है आपका राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलोर में है, हैदराबाद में है, नागपुर में है, नई दिल्ली में है, किसमें है? जल्दी से आंसर करें सभी लोग। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताइए सभी लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागपुर। नागपुर में जो है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान स्थित है। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1958 ईस्वी में की गई थी। इसमें जो है पर्यावरण से संबंधित नए नए शोध होते रहते हैं, किस तरीके से पर्यावरण को प्रिजर्व किया जाए, आपको बचाया जाए। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सतत विकास के लिए आवश्यक है, आप सभी को बताना है, सतत विकास के लिए आवश्यक है जैविक विविधता का संरक्षण,
प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को काटना या उपरोक्त में से सभी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, जल्दी से बताइए। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि उतना ही आप यूज कर, कम से कम आप यूज करें जो आपकी जरूरत है और आने वाली पीढ़ी के लिए उसे संरक्षित करें, इसको कहते हैं सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बस देखो, निर्धनता को घटाना होगा हमें, ये भी सही है। प्रदूषण को कम कर नियंत्रण करना होगा, बिल्कुल सही है। जैव विविधता को बचाना होगा, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सही, उपरोक्त में से सभी सही हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, आप सभी को बताना है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था काहिरा में, रियो में, डरबन में या क्वेटो में। देखिए, बात करें अगर हम इस प्रश्न की, तो आप सभी को पता होगा कि जो आपके सम्मेलन सबसे ज्यादा जो जाना जाता है वो रियो सम्मेलन जाना जाता है, जो कि 1992 में हुआ था। किसमें हुआ था आपका, 1992 में हुआ था, जिसे रियो डी जनेरियो में हुआ था। कहाँ हुआ था आपका, रियो डी जनेरियो। ठीक है, रियो डी जनेरियो में होता। इसमें जो है एजेंडा आपका, एजेंडा 21 सेट किया गया था, जिसे जो है 2030 तक पूरा करना है। जो 17 गोल हैं इसके, ठीक है, जिनको पूरा करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रियो डी जनेरियो, जिसका पूरा नाम है, ब्राजील का एक बहुत ही फेमस शहर है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, यहाँ पर एजेंडा 21 में क्या था, विकासशील देशों में, विकासशील देशों में गरीबी को नियंत्रण करना, ठीक है, आपका जनसंख्या पर नियंत्रण करना, ठीक है, किस पे नियंत्रण करना, आपका जनसंख्या पे नियंत्रण करना, और विकास और गरीबी पे नियंत्रण करना, और जैव विविधता का वहां पे संरक्षण करना। जैसे कि आपका अफ्रीका के बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर बहुतायत मात्रा में क्या है, जैव विविधता है। आपका पूरा का पूरा आप जी समझिए कि वहां पर पर्यावरण सुरक्षित है, क्योंकि ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है वहां पे। ठीक है, आपका जो वहां पर सर्वेक्षण करके संकटग्रस्त जो प्रजातियां हैं उनको संरक्षण करो भाई। पूंजी स्थानांतरण को उदार बनाने में बल देना, सबको खाद्य, स्वच्छ जल और सामाजिक सुरक्षा, ये एजेंडा 21 के तहत आता है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। रियो 20 घोषणा पत्र शीर्षक क्या था, आपको बताना है कि जो रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था। द फ्यूचर वी वांट, द फ्यूचर वी सीक, द फ्यूचर वी हैव, द फ्यूचर वी सी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, जल्दी से बताइए सभी लोग। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा द फ्यूचर वी वांट, यानी कि ऐसा फ्यूचर जो हम चाहते हैं। ये हुआ कब था, 1992 में हुआ था। 1992 में था, इसका जो क्वेटो था। द फ्यूचर वी वांट, यानी कि हम ऐसा कैसा फ्यूचर जानते हैं। फ्यूचर वी वांट। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए, अगला प्रश्न जो आपके सामने दिया गया है, पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, 15 का आपको बताना है। अभी इसका आंसर बताया था हमने आपको कि रियो डी जनेरियो में हुआ था। कहाँ हुआ था, रियो डी जनेरियो में। वायु एक है, यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है, क्या है, जल्दी से आंसर करें सभी लोग। तो आप सभी को आंसर बताना है कि वायु क्या है, मिश्रण है, तत्व है, क्या है। तो देखिए, अगर हम वायु के बारे में अगर हम बात करें, तो वायु के बारे में अगर हम बात करें, तो वायु एक तरीके का मिश्रण है। वायु क्या है, एक तरीके का मिश्रण है। ठीक है, इसमें क्या है, आपके कौन कौन सी मिश्रण गैसें यहाँ पर मिली होती हैं। अगर हम वायु की अगर हम बात करें, तो इसमें आपका O2 भी होती है, N2 भी होती है, CO2 भी होती है, CO भी होती है, आपका मेथेन भी होती है, NH3 भी होती है, ठीक है, NH4, और भी बहुत सारी गैसें जो हैं इसमें होती है। तो जो क्या है, आपका मिश्रण हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
अब देखिए यहाँ पर कंट्रीब्यूशन बताया गया है कि शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा क्या है। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा देखिए सबसे ज्यादा वायुमंडल में पाई जाने वाली जो गैस है वो क्या है आपकी नाइट्रोजन 78%। उसके बाद में लगभग 21% आपकी क्या है O2 है, ऑक्सीजन है। ठीक है, लगभग 0.03% के करीब CO2 है। ठीक है, तो इस तरीके से कंट्रीब्यूशन किसका है आपका हवा आपका गैसों का है। देखिए अब यहाँ पे बताया गया है कि सबसे ज्यादा 90%, सबसे ज्यादा 90%, 78% आपकी क्या है नाइट्रोजन है। उसके बाद 20 लगभग 21% का करीब क्या है आपकी ऑक्सीजन है। आर्गन 9.93%, 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ठीक है, देखिए नियान बता दी गई। देखो यहाँ पर पूरी सीरीज दे दी गई कि कौन कितने परसेंट है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन आर्गन और फिर उसके बाद में चौथे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड है। ध्यान रखें सभी लोग, कितने नंबर पे आपका चौथे नंबर पर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित नोबेल गैसों में कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है। निम्नलिखित नोबेल गैसों में कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है। हीलियम, आर्गन, रेडान या नियान। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, जल्दी से बताइए कि निम्नलिखित नोबेल गैसों में कौन सी वायु में नहीं पाई जाती। हीलियम होता है, आर्गन होता है, रेडान होता है, नियान होता है। जल्दी से बताइए। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर रेडान हो जाएगा। रेडान जो है प्रकृति में नहीं पाई जाती है, नोबेल गैस जो है वायु में नहीं पाई जाती है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों पौधों का नहीं है। यानी कि पेड़ पौधों से संबंधित कौन सा कार्य नहीं है। जल्दी से आंसर करें सभी लोग। तो देखिए अगर हम बात करें इस प्रश्न की तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई, पेड़ इनमें से क्या नहीं करते, आपको बताना है कि पेड़ इनमें से क्या नहीं करते। भाई पेड़ वायु प्रदूषण नहीं करते। देखो जो आपका शोर का अवशोषण है ये भी करते हैं। जो हाई आपका जो लो डेंसिटी का जो शोर होता है वो आपका क्या करते हैं, पेड़ पौधे उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण तो करते ही करते हैं और ऑक्सीजन की विमुक्ति भी करते हैं। वायु प्रदूषण नहीं करते, वो वायु को शुद्ध करते हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब आपको बताना है, निम्नलिखित पर विचार करिए कि पृथ्वी में कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती है। कार्बन, ठीक है, कौन सी आखिर कौन कौन सी क्रियाएं जो है कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ती हैं। प्रकाश संश्लेषण, शोषण, जैव पदार्थों का अपचय या फिर ज्वालामुखी क्रियाएं। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, जल्दी से बताइए सभी लोग। तो देखिए अगर हम बात करें प्रकाश संश्लेषण और इनमें जो है आपका बताना है। तो देखिए अगर हम बात करें इस प्रश्न की तो क्या प्रकाश संश्लेषण में आपका कार्बन चक्र होता है, आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 3, 4। प्रकाश संश्लेषण में आपका कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं होता। उसमें आपका विभिन्न चीजें आपकी जैसे कि वायु की आपकी सूर्य की किरणों की उपस्थित होती है, यानी कि ऊर्जा की उपस्थिति होती है। ठीक है, आपका न्यूट्रिशन, आपके पौधों के न्यूट्रिशन की जरूरत है और भोजन का कार्य होता है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 3, 4। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब जैसे कि देखिए यहाँ पर बताया गया है कि वायुमंडल में CO2 का जो कार्बन चक्र है, देखो पादप जो है रिलीज करते हैं। क्या करते हैं, पादप जो है अब कार्बनिक यौगिक यानी कि जो पादप होते हैं उनका चक्र में प्रयोग होता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें उनमें कहाँ आता है, देखो कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, फिर उसके बाद में कार्बनिक जंतु जो होते हैं वो भी जोड़ते हैं। तो इस तरीके से इसका जो है आपका डायरेक्ट जो है आपका कार्बन चक्र इस तरीके से समझाया जाता है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपक्षय पर विचार करिए। अपक्षय मीन्स होता है डिके। क्षय मीन्स क्या होता है, डिके। अपक्षय में पृथ्वी पर पदार्थों का संग्रह होता है, मौसम में दैनिक परावर्तन होता है। एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों को व्यक्त करती है। ठीक है, अपक्षय मीन्स क्या होता है, डिके होना, डिके, आप समझे।
ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर करें कि एक प्राकृतिक क्रिया में जब आपके चट्टान जो होती है टूटने लगती है, इसको कहते हैं हम आपका अपक्षय। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। विश्व मौसम विज्ञान, ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है। ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है जेनेवा में, रोम में, सिडनी में या फिर टोक्यो में। क्या हो जाएगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए। जनेवा, रोम, सिडनी, टोक्यो, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो देखिए, अगर हम बात करें इस प्रश्न की तो क्या हो जाएगा, आपका विश्व मौसम विज्ञान का आंसर हो जाएगा आपका जनेवा। ठीक है, जनेवा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना जो है आपकी विश्व इसकी 17 मई 17 मार्च 1951 में हुई थी। कब हुई थी, 17 मार्च आपका 1951 में। ठीक है, ध्यान रखें सभी लोग इसको। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है। यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ध्यान रखें इसकी फुल फॉर्म, ध्यान रखें। यूएनईपी क्या है आपका, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। प्रोग्राम, ठीक है, तो इसका आपको बताना है इसका मुख्यालय कहाँ है। अभी आपको बताया था आपका जो नैरोबी में है। नैरोबी कहाँ है आपका, केन्या की राजधानी है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ईपीए का पूर्ण रूप क्या है। ईपीए का पूर्ण रूप क्या है आपको बताना है कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एजेंसी, एनवायरमेंटल प्रोविजन एजेंसी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, जल्दी से बताइए, जल्दी से। तो देखिए, अगर हम बात करें इस प्रश्न की तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर होगा एनवायरमेंटल प्रोविजन एजेंसी। प्रोविजन मीन्स होता है रोकना। ठीक है, जो आपके इन्वायरमेंटल में होने वाली जो खराबियां हैं उनको रोकना। जैसे कि आपका कोई देश बहुत ज़्यादा आपका कार्बन का उत्सर्जन कर रहा है, ठीक है, तो उस पर जो है नए नए टैरिफ्स लगाना या उसको दबाव बनाना कि वो अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, एनवायरमेंटल प्रोविजन एजेंसी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब आपको बताना है आपका, सॉरी, एक बार जो है पीछे वाला प्रश्न देख लें। इसका जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, प्रोविजन नहीं है। आपका याद रखें सभी लोग, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी होगा। ठीक है, तो इसका आंसर इन्होंने गलत दे रखा है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब आपको बताना है एनईए की से क्या आशय, मतलब फुल फॉर्म क्या है आपका। नेशनल इंक्वायरी एक्ट, नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी, नेशनल एग्जामिनेशन एजेंसी या नेशनल इवेंट एसोसिएशन। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, जल्दी से बताइए। देखिए, एनवायरनमेंट पढ़ा रहे हैं तो एनवायरनमेंट तो आना ही आना चाहिए, तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी। ठीक है, नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसकी जो है स्थापना जो है 1997 में की गई थी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है एम्स्टर्डम में, कैनबरा में, ओटावा में, नागासाकी में। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, जल्दी से बताइए। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, अगर हम बात करें ग्रीन पीस इंटरनेशनल के मुख्यालय की तो ये हो जाएगा आपका एम्स्टर्डम में।
क्या हो जाएगा आपका एम्स्टर्डम हो जाएगा। और ये है कहाँ आपका नीदरलैंड में। एम्स्टर्डम है कहाँ आपका नीदरलैंड में। नीदरलैंड में है। और इस ध्यान रखें ग्रीन पीस इंटरनेशनल। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इको मार्क क्या है? आपको बताना है कि इको मार्क क्या है। उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो शुद्ध और मिलावट रहित होते हैं, ठीक है, प्रोटीन समृद्ध होते हैं, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं, आर्थिक दृष्टि से आपका व्यवहार है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए अगर हम बात करें जो इको मार्क दिया जाता है जो पर्यावरण से मैत्रीपूर्ण होते हैं, जो क्या होते हैं आपके पर्यावरण के जो मैत्रीपूर्ण होते हैं वो आपका उनको इको मार्क दिया जाता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। धारणीय कृषि का अर्थ क्या है? देखिए अभी फिर वर्ड आ गया। धारणीय कृषि क्या है? आत्मनिर्भरता, विश्व व्यापार संगठन के मानकों के अंतर्गत गैस निर्यात या आयात करना, भूमि का इस प्रकार प्रयोग की उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण रहे। अक्षुण्ण का मतलब होता है बनी रहे, ठीक है। इस प्रकार प्रयोग करें उसका कि उसकी जो उर्वरकता है, आपकी जो उसकी गुणवत्ता है वो बनी रहे, उसको कहते हैं उसको हम क्या कहते हैं अक्षुण्ण, यानी कि सस्टेन रहे। सस्टेन मीन्स बनी रहे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कि भूमि का इस प्रकार प्रयोग करना कि उसकी जो है गुणवत्ता क्या है बनी रहे। इसीलिए किया जाता है हर एक फसल के बाद में खेत थोड़े दिनों के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता था। पहले जब आपका इतना ज़्यादा कृषि नहीं हुआ करती थी, आपकी 2 से 3 ही फसलें की जाती थी, अब तो लगातार फसलें हो रही हैं, ठीक है। तो इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसकी जो उर्वरकता होती थी वो बनी रहे, इसीलिए ऐसा किया जाता था। तो यानी कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है कि भूमि का इस प्रकार प्रयोग करो कि आगे आने वाले समय में भी वो उसकी गुणवत्ता बनी रहे। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत के निम्नलिखित में से निम्नलिखित राज्यों में से किसने हाल में ही हरित गृह कृषि प्रारंभ की है? ठीक है, जल्दी ही आपका, तो इसमें का आपका हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, महाराष्ट्र हो गया, फिर उत्तर प्रदेश हो गया। देखिए ऐसे प्रश्नों में आपको पता होना चाहिए कि कृषि का बोलबाला कहाँ है सबसे ज्यादा। कृषि का बोलबाला है आपका पंजाब में। तो आपका पंजाब ने हरित हरित गृह कृषि को शुरुआत की थी। इसमें क्या होता है कि जिस फसल के लिए एटमॉस्फेयर नहीं होता है, तो एक जो है उस कृषि के लिए आपका एटमॉस्फेयर आपका उसे जो है पैक करके जो है चारों तरफ से घेर करके उसमें वो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है आर्टिफिशियल रूप से। जैसे कि कोई चीज़ जो है ठंड में उगने वाली है और लेकिन फायदे के लिए लोग पहले उगाना चाहते हैं, तो क्या करना है उसमें एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नीचे दिए गए वाक्यांश को नजर डालिए और आंसर करिए सही। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है, बिल्कुल सही भाई। प्राकृतिक वनस्पति अगर नष्ट हो रहे तो यानी कि जलवायु गलत है यहाँ पे, यानी कि प्रदूषित है। जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही भाई। अगर जिनमें जल की जरूरत ज्यादा होती है, अगर वो आर्द्र भूमि में नहीं होंगे तो वो नष्ट हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है, सही स्पष्टीकरण है। नगरीकरण और औद्योगिकरण हानिकारक है। क्यों हानिकारक है आपको ये बताना है। संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए या उपरोक्त सभी के लिए। ठीक है, नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए या उपरोक्त सभी के लिए। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, जल्दी से बताइए। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। यह सभी जो है नगरीकरण और औद्योगिकरण से हानिकारक है। जब विविधता का संरक्षण नहीं हो पाता है भाई, उद्योग ज्यादा लगेंगे, जलवायु प्रदूषित हो, जलवायु जो है खराब होगी और नई जो प्रजातियां हैं वो क्या हो जाएंगी, वो नष्ट होने लगेंगी।
पर्यावरण का संतुलन भी बिगड़ेगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हरित विकास के लेखक कौन है? जो आपका हरित विकास जो है कि ग्रीन डेवलपमेंट जो बुक आई थी उसके लेखक कौन है? तो देखिए अगर हम बात करें इसका सही आंसर हो जाएगा डब्ल्यू एम एडम्स। इनकी जो किताब जो थी 1990 में प्रकाशित हुई थी। इन्होंने जो है ग्रीन डेवलपमेंट के बारे में संकल्पनाएं अपनी दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरीके से अगर हम पर्यावरण को नहीं सुरक्षित रखेंगे तो हमें आने वाली जिंदगी में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। आमतौर पर समाचारों में आने वाला रियो 20 सम्मेलन क्या है? ठीक है, अभी मैंने आप सभी को बताया था कि रियो 20 उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी कि हम अपने संसाधनों का उतना प्रयोग करें जितना हमें जरूरत है और आप प्रिजर्व करें, उन्हें सुरक्षित रखें अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, कि एक धारणी विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो धारणी विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता है, प्रस्तावित किया। धारणी विकास का लक्ष्य 2030 तक किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आपको बताइए। देखिए अगर हम बात करें इसकी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो 1972 में नहीं आया था, तो पहला वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। हाँ, इसके जो गोल हैं 17 गोल हैं, इसके 17 गोल हैं, वो आपके 2030 तक पूरे करने हैं, मैंने पहले ही आपको बताया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2030। और अगर हम बात करें कि जो धारणी विकास के जो 17 गोल आपको मैंने बताए थे, ये कब हुए? तो 2012 में। तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2012 आपका निर्धारित कर, ठीक है, ना कि 1972। कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि नई मिट्टी में ईस्ट खनिज पदार्थ नहीं होते हैं। अधिकांश मूल रोम नई मिट्टी को अधिक अधिक शक्ति से पकड़ लेते हैं। प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं, या फिर प्रतिरोपण के दौरान पत्तियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। देखिए अगर हम बात करें प्रतिरोपण होता क्या है, प्रतिरोपण होता क्या, देखिए अगर आप एक जगह से एक, ठीक है, एक जगह से एक पौधे को अगर आप क्या करें, ठीक है, एक पौधे को आप क्या करें, उखाड़ करके यहाँ जड़ समेत आप उखाड़ेंगे जब, तो और दूसरी जगह लगाएंगे, तो आपको मिट्टी में लगाएंगे, तो इसको कहेंगे आपको प्रतिरोपण। इसमें क्या होता है, इसकी जो मूल रोम जड़ें वगैरह होती हैं जो टूट जाती हैं, इसीलिए क्या हो जाती हैं कि आपका वो ज़्यादातर ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं बढ़ पाता। तो इसके जो मूल रोम होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो जमीन को पकड़े होते हैं, वो टूट जाते हैं, इसीलिए वे आपका मूल रोम नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए उनमें विकास नहीं हो पाता। अब आपको बताना है निम्न में से कौन सा पर्यावरण संतुलन के संरक्षण में संबंधित है। वन नीति होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, कि पर्यावरण अधिनियम 1986 बिल्कुल सही। औद्योगिक नीति जरूर होनी चाहिए, आपका मनमाने तरीके से आप एक्सट्रैक्ट बाहर नहीं निकाल सकते। शिक्षा नीति यानी कि शिक्षा में भी उस सब्जेक्ट को शामिल किया जाना चाहिए, जिससे कि जागरूकता बढ़े और पर्यावरण को संरक्षण रखा जा सके। तो इसके लिए इसके क्या हो जाएंगे, सभी चारों जो हैं इसमें सही है। अगला प्रश्न क्या कहता है, पलाची माड़ा जो पर्यावरण के अपार क्षति के कारण चर्चा में था अवस्थित है। ठीक है, पलाची माड़ा शहर कहाँ स्थित है आप सभी को बताना है। देखिए अगर हम पलाची माड़ा की अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा आपका केरल। क्या हो जाएगा? आपका केरल हो जाएगा। यहाँ पर कोको कोला की जो कंपनी है उसके उसके जो है आपका नुकसान हुआ था। तो अगला प्रश्न देख रहे हैं, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम के अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? आपका छाता विधान, छड़ी मुबारक, पर्यावरण विधान या इको संरक्षण नियम, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताइए। ठीक है, आपका अम्ब्रेला लेजिस्लेशन जो है आपका कहलाता है, जो कि 1986 में हुआ था। इसको अम्ब्रेला लेजिस्लेशन भी कहते हैं, जो कि 1986 में इसको अधिनियम बनाया गया था। अगर हम बात करें भोपाल त्रासदी के बाद, अगर हम बात करें
आपका भोपाल त्रासदी के बाद में आपको क्या किया गया था यहाँ पर, आर्टिकल नंबर 253 के तहत, आर्टिकल नंबर 253 के तहत इसको शामिल कर लिया गया था। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जेनेटिक इंजीनियर अनुमोदन समिति, जेनेटिक अनुमोदन समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके अधीन किया गया है? आपको बताना है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके अधीन किया गया है? जल्दी से आंसर करें सभी लोग और बताएं कि इसका अगर पता हो तो देखिए, अगर हम बात करें कि जो आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन है वह आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत आता है। किसके तहत आता है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत ये आता है 1986 के। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक, अन्वेषक मीन्स आपका जो साइंटिस्ट हैं, जो एनालिसिस करने वाले हैं, जिन्होंने कई संकल्पनाएं प्राकृतिक कृषि के बारे में, वो कौन थे? आपके वह जापान के रहने वाले थे, ध्यान दें आपका, जापान के रहने वाले थे और उन्होंने जो है विचार दिए थे। तो मसानोबु फुफुका, मसानोबु फुफुका जो इसका सही आंसर हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण में ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया? आपको बताना है ग्रीन आर्मी, आर्मी का प्रारंभ किसने किया? जल्दी से आंसर करें कि जो पर्यावरण के संरक्षण के लिए उन्होंने वॉलंटियर्स को चुना है और उन्होंने बनाई, तो उसको ग्रीन आर्मी उन्होंने कहा है कि जो पर्यावरण संरक्षण को देखेंगे। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर करें सभी लोग। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीन आर्मी का जो गठन है वो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। किसने किया? ऑस्ट्रेलिया ने किया है। अभी हाल में ही आपका ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी, जंगलों में कई महीने तक रही। तो इसकी जो है आपका लगभग इसमें 15,000 युवा, इसमें जो है 15,000 युवाओं की जो है नियुक्ति की गई है, जो कि आपका क्या करेंगे? ग्रीन आर्मी जो है पर्यावरण को मॉनिटर करेगी, देखेगी कहाँ पर पर्यावरण संरक्षण हो रहा है, कहाँ पर आपका उसका नुकसान हो रहा है, तो इस तरीके के एक्टिविटी करेगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो आज की हमारी क्लास में इतने ही प्रश्न लिए गए थे। ठीक है, और आप सभी लोग जो हैं इसी तरीके से क्लास के साथ जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है एग्ज़ाम इस सीरीज को शेयर करें, क्योंकि यह सिर्फ टेट सीटेट और यूपी टेट का ही मसला नहीं है, इसमें टॉपिक नहीं है, ये कॉमन हर किसी एग्ज़ाम में आता है, क्योंकि पर्यावरण इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन चुका है आजकल में, इसीलिए। तो साथ ही साथ जो भी लोग नए इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अचीवर्स पॉइंट को। ठीक है, और चलिए मिलते हैं अपने अगले अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।